अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे जस्टिस काजी फायज ईसा के उस नए फरमान के बारे में जो अब से कुछ देर कबल उन्होंने जारी किया है और एक नई अनोखी ख्वाहिश का इजहार किया है। हमारे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ब्लॉक में कायम कमेटी रूम के अंदर वकला तंजीमों से, और काफी तवील ये बैठक रही है। तकरीबन 2.5 घंटे तक जजेस चीफ जस्टिस और जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो है वो वकला के साथ बैठे रहे, गुफ्तगू होती रही और काफी लंबी चौड़ी बात वहां पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी की। और अंदाजा यही हुआ कि अब मामलात आगे किस तरफ जाएंगे। हमारी कुछ वकला से एक्सक्लूसिवली बात हुई है जो उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, और क्योंकि मीडिया को तो एक्सेस नहीं थी, इम्कान था कि मीडिया को भी बुलाया जाएगा मगर ऐसा नहीं हुआ। हमारे मीडिया के दोस्त जब वहां पर पहुंचे कवर करने के लिए इस इवेंट को, तो वहां पर रोक दिया गया और कहा गया कि जजेस ब्लॉक में सहाफी दाखिल नहीं हो सकते। बहरहाल जब वकला बाहर आए उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की कैमरास के ऊपर, अदरवाइज भी हमारी अपनी बात हुई है कुछ अहम वकला से जो मौजूद थे और बड़े अहम मुकालमे हुए हैं अंदर। जस्टिस काजी फायज ईसा ने वकला को कुछ जवाबात दिए हैं, कुछ बड़े इंटरेस्टिंग जो है वो सवालात भी पुट किए गए जो वकील हैं उनकी जानिब से। और इंतखाबात का मामला हो, मिलिट्री कोर्ट्स का मामला हो, पता यह चला है कि चीफ जस्टिस ने इन तमाम तर मामलात पर पूछे गए सवालात को बड़ी खूबसूरती के साथ डॉज किया है। वो पता नहीं क्यों इन मामलात पर बात नहीं करना चाहते। हो सकता है वो अपने ऑर्डर्स के जरिए जो मामलात हैं उनको डिस्कस करें और लोगों के साथ मीटिंग्स के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस ना करें, एक ये भी वजह हो सकती है। बहरहाल आज हम तलाश करेंगे इन तमाम तर वजूहात को। आज जो जस्टिस काजी फायज ईसा हैं उनकी सरबराही में एक मीटिंग जो हुई है, जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं वो भी उस मीटिंग में शामिल थे। उस मीटिंग में काफी जो दिलचस्प पहलू हैं उनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बनने वाले फुल कोर्ट बेंच के उस अदालती हुक्मनामे की बात करेंगे, आपको बताएंगे जो आज बिल आखिर 3 दिन के बाद जारी कर दिया गया है। मैंने आज दोपहर को बल्कि शाम के करीब मैंने एक ट्वीट भी किया था कि 3 रोज गुजर चुके हैं, अभी तक जो अदालती फैसला है, हुक्मनामा है तहरीरी शक्ल में, वो नहीं आया। बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि पूरे टीवी पर नशरियात पे लोगों ने देख लिया है टीवी पर कि उन्होंने जो ऑर्डर डिक्टेट करवाया था, मगर तरीकाकार ये नहीं होता। जो ऑर्डर डिक्टेट करवाया जाता है उसमें कुछ तब्दीलियां भी कर दी जाती हैं अक्सर औकात, तो इसलिए हमें इंतजार होता है। और एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी, हमारे बहुत से जय्यद जो सहाफी हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, वो ये मान रहे थे, वो ये कह रहे थे, दावा कर रहे थे कि शायद जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का फैसला है वो वापस ले लिया है, और जो हुक्म इम्तना था या आप कह सकते हैं जो मुअत्तल करने का फैसला था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को, वो वापस ले लिया गया है। आज जस्टिस काजी फायज ईसा ने उस सवाल का जवाब भी दे दिया है और हमें दुरुस्त साबित किया है। जो कह रहे थे कि उन्होंने उस फैसले को भी बरकरार रखा है और एक दरमियानी रास्ता निकाला है। और उसके ऊपर जरा आपको बता देते हैं जो ऑर्डर आया है अदालत की तरफ से। पहले तो ये कहा गया है कि जो मुकदमा है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसके अंदर फुल कोर्ट तश्कील देने के हवाले से जो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर थी उनको मंजूर किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी फुल कोर्ट तो बन चुका है और उनको निपटा दिया जाता है दरख्वास्तों को। ये बहरहाल एक लीगल चीज है। उसके बाद जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक केस है, जस्टिस काजी फायज ईसा फरमाते हैं, ये जस्टिस काजी फायज ईसा का तहरीर करदा हुक्मनामा है, वो ये फरमाते हैं कि वो जेर इल्तिवा है और केस जेर इल्तिवा होने की वजह से बेंचेस की तश्कील के मामले पर 2 सीनियर जजेस से मुशावरत की गई। सीनियर जजेस ने बेंचेस की तश्कील और मुकदमात मुकर्रर करने से मुतालिक चीफ जस्टिस से इत्तेफाक किया। चीफ जस्टिस मुकदमात मुकर्रर करने और बेंच तश्कील देने के मामले पर दोनों सीनियर जजेस से मुशावरत करेंगे। दोनों सीनियर जजेस हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाजुल हसन। अटॉर्नी जनरल ने इंडस वाटर ट्रीटी से मुतालिक केस के सिलसिले में बाहर जाना था। फ्री कैन के वकला ने भी जजेस के सवालात के जवाबात के लिए मोहलत तलब की। अटॉर्नी जनरल और दीगर वकला को 25 सितंबर तक तहरीरी जवाबात जमा कराने की हिदायत की गई है अब, और केस की मजीद समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी की जाती है। ये 3 सफ़ात पर मुख्तसर एक मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया है जस्टिस काजी फायज ईसा ने। इसमें 2 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। एक चीज ये है कि इस फैसले के अंदर यह हरगिज नहीं लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को मुअत्तल करने का जो अदालती फैसला था वो वापस लिया जा रहा है। दैट मीन्स
कि अदालत ये तस्लीम कर रही है और ये कह रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस है वो इस वक्त भी जेर समात है और जो अदालती हुक्म है अप्रैल का वो अब भी बरकरार है, मगर बावजूद इसके जस्टिस काजी फायज ईसा अब 2 सीनियर जजेस से उस अदालती हुक्म के बावजूद मुशावरत करेंगे। तो ये मुझे एक अनहोनी सी बात लगी है। अगर यही कुछ करना था तो जस्टिस काजी फायज ईसा इतने अरसे से किसी बेंच का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे थे। बहरहाल उसके बाद दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस हुक्मनामे के नीचे जो दस्तखत होते हैं जजेस के वो नहीं है, किसी एक जज के भी दस्तखत नहीं है। तो मैं 2 मिनट के लिए इसको पॉज करता हूं। जो फैसला आज जस्टिस काजी फायज ईसा की जाने से तहरीर करदा जारी किया गया है, उस फैसले के अंदर एक अहम बात जो मैं आपको बता चुका हूं कि दस्तखत मौजूद नहीं है, किसी भी जज के दस्तखत मौजूद नहीं है, जो अमूमन हर फैसले के नीचे होते हैं, चाहे वो 2 जजेस का फैसला हो, 3 जजेस का फैसला हो या इवन फुल कोर्ट का हो। उनके नाम अगर ना भी हो तो जज लिखा होता है और उसके नीचे दस्तखत होते हैं, तमाम जजेस अपने दस्तखत करते हैं। और अगर किसी ने कोई एडिशनल या अपना डाइसेंटिंग नोट किसी अदालती फैसले में लिखा हो तो वो अलग से एक तहरीर साथ लिखते हैं, एक सतर में बताते हैं कि मैंने अपना एक इजाफी नोट या इख्तिलाफी नोट इस केस में लिखा है। मगर इस 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में जो हम तक पहुंचा है, और ये ऑब्वियसली अभी तक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी ही नहीं हुआ, कुछ सोर्सेज के थ्रू पहुंचा है, तो उस फैसले में ऐसी कोई बात नहीं है। इतलात के मुताबिक कुछ जजेस जो हैं उनके दस्तखत हो चुके हैं और कुछ के दस्तखत होना अभी बाकी हैं। शायद इस वजह से वेबसाइट पर ये जो आप कहें अदालती हुक्मनामा है ये जारी नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से कहा जा रहा था कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक वो भी दस्तखत कर चुके हैं और वो बैरून मुल्क जा चुके हैं। और भी कई जजेस के हो चुके हैं दस्तखत, 3 या 4 जजेस शायद उनके दस्तखत होने के बाद ये जारी कर दिया जाएगा वेबसाइट के ऊपर। ताहम यहाँ पर एक बात कहना जरूरी है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो जस्टिस उमर अताब बंदयाल का फैसला था उसको वापस नहीं लिया, वो फैसला आज भी बरकरार है और ताहम एक दरमियानी रास्ता उन्होंने निकाला है। अब आते हैं न्यूज ऑफ द डे की तरफ। आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में एक अहम इजलास था। ये इजलास जो था ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ है कमेटी रूम में। 3 बजे से लेकर तकरीबन 5:30 5:35 तक ये इजलास जारी रहा है और काफी बड़ी तादाद में वकला इसमें मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जिसको हेड करते हैं आबिद जुबैरी साहब, उनकी पूरी जो काबीना थी, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो मौजूद थे। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी के अलावा दीगर मेंबरान भी मौजूद थे और तमाम लोगों ने अपनी वहां पर तजवीज दी हैं केस मैनेजमेंट के हवाले से। जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं उनको किस तरह से कर्टेल किया जाए, उस मामले को किस तरह से एड्रेस किया जाए, और जो मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करना और बेंचेस की तश्कील, ये तमाम तर मामलात जो हैं इस पर बुनियादी तौर पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने तजावीज़ मांगी थी, जो हमारी इतलात के मुताबिक वकला ने तहरीरी शक्ल में भी दी हैं और वहां पर बोलकर भी अपनी तजावीज़ दी हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात है जो मेरे ख्याल से मुस्बत भी है कि 2 वकला तंजीमें हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जिनकी एक जंग हमें नजर आती है, लफ्जी जंग से ही, इख्तिलाफात से ही काफी खुलकर ये एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। मगर यहाँ पर आज इतलात के मुताबिक जो अंदर चीफ जस्टिस थे, जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उनके सामने इनकी जो तजावीज़ थी वो कदरे मिलती जुलती थी। आप कह सकते हैं कि जो तजावीज़ बार दे रही है, पाकिस्तान बार काउंसिल दे रही है, वही सुप्रीम कोर्ट बार उससे मिली जुली दे रही है। तो जो मसाइल है वो बुनियादी तौर पर एक ही हैं और तमाम वकला उनको चाहते हैं कि जजेस इनको एड्रेस करें। अब देखना ये होगा कि वो किस तरह एड्रेस करते हैं। तो कुछ अहम बातें भी आज की मीटिंग के अंदर हुई हैं। एक वकील साहब हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस वो बता रहे थे कि चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आप लोग जो वकला हैं वो अदालत के अंदर खड़े होकर माई लॉर्ड करते रहते हैं और जो आर्ग्यूमेंट करना होता है वो नहीं करते, आप लोग जजेस को प्लीज करते रहते हैं। तो ये रिवायत खत्म करें, माई लॉर्ड कहना छोड़ दें, गुरेज करें माई लॉर्ड कहने से। और फिर यहाँ पर वकील साहब ने कहा दिलचस्प अंदाज में कि जज साहब आपकी बात ठीक है, हम भी कहते हैं कि ये गैर जरूरी है, मगर साथ साथ ये भी देखना होगा कि हमारी जो अदालत है, आपके जो आप हैं, आपके जो साथी जजेस हैं, उनमें से अक्सर को ये जो कलमात हैं ये सुनने की आदत है और वो पसंद फरमाते हैं, और हम अगर ऐसा ना कहें तो वो माइंड भी कर जाते हैं। तो आप बजाय हमें ये कहें कि हम क्यों कहते हैं
माई लॉर्ड, अपने साथी जजेस को कहें कि वो क्यों हमसे कहलवाते हैं माई लॉर्ड माई लॉर्ड। और इसके अलावा उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट है उसके लिए अगस्त कोर्ट का जो एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है उससे भी वकला को कहा है कि गुरेज करें। बहरहाल ये पहली दफा नहीं है। इससे कबल जब जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट में एक सीनियर प्यूनी जज के तौर पर काम कर रहे थे चीफ जस्टिस बनने से पहले, उस वक्त भी एक मुकदमे की समाअत के दौरान बल्कि एक ऑर्डर के अंदर उन्होंने ये कहा था कि जजेस के लिए माई लॉर्ड के अल्फाज इस्तेमाल न किए जाएं। मोजेस जज क्या होता है? जज होता है। तो आज भी उन्होंने चीफ जस्टिस बनने के बाद, अब आप इसको कह सकते हैं, एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि जजेस को इन कलमात से बुलाने की बजाय आप अपने आर्ग्यूमेंट्स पर फोकस करें। और साथ ही जो आबिद साकी साहब हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल के साबिक चेयरमैन, बड़े अच्छे वकील हैं, बल्कि हाल ही में उन्होंने एक बड़ी उम्दा पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो पिटीशन दायर की गई थी जो हसान न्याजी हैं उनके वालिद की जानिब से, उनकी तरफ से उन्होंने पिटीशन दायर की थी हसान न्याजी की मिलिट्री कोर्ट में जो उनका ट्रायल शुरू हुआ उसके खिलाफ। उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा को, जब मीटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा से कहा कि आपने फैजाबाद धरने की एक जजमेंट दी है, एक फैसला दिया है, और आप सबको मालूम है वो फैसला बड़ा मशहूर हुआ था। हम चाहते हैं कि आप अपने उस अदालती फैसले पर अमल दरामद करवाएं। उस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर मैंने अमल दरामद ना करवाया तो क्या आप लोग मेरे खिलाफ धरना दे देंगे? तो वकील साहब ने कहा, मैं आपके खिलाफ धरना दूंगा अगर आपने अपने फैसले पर अमल दरामद ना करवाया तो। अब यहाँ पर दो तीन अहम चीजें हैं। एक चीज ये है कि जो फैजाबाद धरना का फैसला था, आपको मालूम है उस वक्त जो आला हुकाम थे, इवन DGISI थे, उनके हवाले से कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस उस फैसले के अंदर मौजूद थी। 3 रुकनी बेंच था। अव्वल तो आपको ये बता दें, अगर थोड़ा सा उसका आपको ब्रीफ बैकग्राउंड दे दूं मैं, जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल का एक बेंच था। उस बेंच के अंदर इब्राहिम सती नामी एक वकील है। वो उन दिनों की बात है जब खादम रिजवी साहब ने धरना दे रखा था फैजाबाद पर, और रास्ते जो है वो बंद हुए थे और मुनक़ता राब्ता हो चुका था इस्लामाबाद और रावलपिंडी का। हमें भी काफ़ी दुश्वारी होती थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचने में। तो वकील साहब ताखीर से पहुंचने पर उन्होंने जज साहब को ये कहा कि इस धरने की वजह से हमें काफ़ी ताखीर हो रही है, साइलिन नहीं पहुंच रहे, हम तो फिर कैसे कैसे पहुंच जाते हैं। उस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने उनसे रिपोर्ट मांगी और साथ ही एक नोट लिखकर चीफ जस्टिस साकिब निसार को भेजा, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस मामले पर अज खुद नोटिस लिया और यही मामला दोबारा से अज खुद नोटिस जो है उसकी सूरत में जस्टिस काजी फायज ईसा की कोर्ट में मुकर्रर कर दिया, क्योंकि नोट उन्होंने भेजा था। फिर उसके बाद एक फैसला आया, आपको मालूम है जब फैसला आया उस वक्त जजेस 3 से 2 हो चुके थे, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस काजी फायज ईसा, और फैसले में काफ़ी सख्त बातें थी उस वक्त के हुक्मरानों की के हवाले से और उन सियासतदानों के हवाले से जो अपेरेंटली फैसिलिटेटर्स थे उस धरने के। और उस धरने के बाद ही जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर फिर आप कह सकते हैं कि एक नया ऐलान जंग हुआ रियासत की जानिब से। उस वक्त के जो हुक्मरान थे, फौजी हुक्मरान भी थे, उन्होंने उस वक्त की हुकूमत के ऊपर भी ये प्रेशर डाला और इस मामले के अगेंस्ट रिव्यू पिटीशनें आई। वो रिव्यू पिटीशन फाइल तो हुई मगर उनको फिक्स नहीं किया गया, और ऑब्वियसली जो फिक्स की जाती हैं रिव्यू पिटीशन, उनमें उस जज को भी शामिल किया जाता है जिसने वो फैसला तहरीर किया हुआ था। तो खैर इस दौरान उनके खिलाफ एक रेफरेंस आ गया और ये शुबा जाहिर किया जाने लगा कि शायद जस्टिस काजी फायज ईसा अब ही विल नो लॉन्गर बी सुप्रीम कोर्ट जज और वो चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। तो इसी दौरान ये मामला भी खत्म हो जाएगा और रिव्यू पिटीशंस को अलाउ कर दिया जाएगा। बहरहाल किस्मत कुछ और किस्मत में लिखा हुआ था। जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बन गए और रिव्यू पिटीशंस अब भी पेंडिंग है, तो ऐन मुमकिन है वो उनको समाअत के लिए मुकर्रर करते ही जो अपना फैसला है उस पर अमल दरामद के अहकामात कर दें जारी और रिव्यू को खारिज कर दें। कुछ भी हो सकता है। अब ये जो आज की ऑब्जर्वेशन है या जज साहब से जो सवाल किया गया है, इसके पीछे भी काफ़ी कुछ हो सकता है और बज़ाहिर जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने कार्ड जो हैं वो होल्ड करके रखे हुए हैं, वो शो नहीं कर रहे कि वो क्या करने जा रहे हैं। इसी तरह इंतखाबात का मामला है। हमने एक से ज़ायद वकला से आज पूछा क्या इंतखाबात के मामले पर बात हुई, उन्होंने कहा कि कोशिश हुई, बात नहीं हुई। जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज स्ट्रिक्टली जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में जो
केसेस हैं उनकी मैनेजमेंट है, उनकी पेंडेंसी है और साथ साथ जो फिक्सेशन है उसके ऊपर ही फोकस रखा है अपनी तमाम तर आज की इस मीटिंग का। और ना फौजी अदालतों का वहाँ पर जिक्र हुआ है, ना ही इंतखाबात 90 दिन में कराने का जिक्र हुआ है। और कुछ वकला से हमारी जब बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने कोशिश भी की है कई दफ़ा आज की मीटिंग के अलावा भी कि हम उनसे पूछ सकें कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो टेक अप करेंगे या नहीं करेंगे। तो इत्तलात के मुताबिक जस्टिस काजी फायज़ ईसा किसी को जवाब भी नहीं दे रहे और उन्होंने अभी तक तमाम अपने जो कार्ड्स हैं वो होल्ड करके रखे हुए हैं। आया वो इंतखाबात के मामले को टेक अप करेंगे या नहीं करेंगे, फौजी अदालतों के से मुतालिक जो केस है उसको टेक अप करेंगे या नहीं, अभी तक जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने ये बात किसी से शेयर नहीं की। तो इससे अभी हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आया वो इनको टेकअप करने वाले हैं या नहीं। बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहा फिल वक्त, क्योंकि 3 अक्टूबर के बाद शायद वो इन मामलात को टेकअप करे। अभी तक 184(3) के जितने भी मामलात हैं उन पर अदालत ने कोई भी मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। रोज़ाना तकरीबन हर बेंच के सामने जो 5 बेंचेस इस वक्त कायम हैं उनके सामने 15 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए जाते हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो आम साइलीन हैं उनके मुकदमात को निपटाया जाए जल्द अज जल्द। देखते हैं आगे मजीद क्या होता है, मगर फिल वक्त ये नज़र आ रहा है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा अपना जो ग्राउंड है वो सेट कर रहे हैं और जो उन्होंने करना है आइंदा आने वाले दिनों में उससे पहले वो ये गैर ज़रूरी जो मामलात हैं, गैर ज़रूरी तो नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी खैर यही मामलात होते हैं, मगर इन चीज़ों को वो सेटल करना चाहते हैं और उसके बाद फिर वो आएंगे दूसरी तरफ कि वो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की लेगेसी को आगे लेकर चलते हैं, जस्टिस साकिब निसार साहब की लेगेसी को आगे लेकर चलते हैं, या जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की, या फिर अपना एक नया जूरिस्प्रूडेंस इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो पानामा से भी मुख्तलिफ होगा और जो इफ्तिखार चौधरी जूरिस्प्रूडेंस से भी मुख्तलिफ होगा। अभी हमें इंतज़ार करना होगा, क्योंकि बहुत से लोग मुझ समेत हमें ये तासुर मिल रहा था कि शायद जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो हैं वो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की जो लाइन ऑफ आप कह सकते हैं वो उनकी जो लाइन थी उसको फॉलो करेंगे, उसको टो करेंगे। और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो ये तासुर भी दे रहे थे कुछ दिनों से कि वो अब फिर से एक्टिव हो रहे हैं, उनको भी उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपने एक फुल कोर्ट समाअत के दौरान उनके एक फैसले को शदीद तनकीद का निशाना एक दफ़ा नहीं बल्कि 3 दफ़ा बनाया। तो बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा कुछ अलग सोच कर आए हैं। अब देखना होगा कि वो क्या सोच कर आए हैं। आज हमारी कुछ वकला से बात हो रही थी, कुछ सीनियर सहाफ़ियों से बात हो रही थी जो बड़े नाकिद हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा के। उनका भी ये मानना है कि फिल वक्त आप उनको जज नहीं कर सकते, अभी कुछ रोज़ उनको रहने दें, उनको काम करने दें। जब वो सेटल इन कर लेंगे अपने ऑफिस में, फिर मालूम होगा कि वो किस तरफ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हम भी तब तक का इंतज़ार करते हैं और देखते हैं मामलात किस तरह आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।